हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो में आरटेट 2011 का पेपर लेकर आए हैं। और आरटेट 2011 के पेपर में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पता चलेगा कि रीट के अंतर्गत कैसा पेपर है वो आता है। लास्ट एग्जामों के पेपर सोल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस चैनल पे आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के सभी पेपर साइकोलॉजी के मैंने अपलोड कर दिए हैं। और एच टेट हरियाणा टेट के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है लेवल फर्स्ट का पेपर सोल्व कर रहे हैं। दोस्तों आज हम 2011 का लेवल फर्स्ट का पेपर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को और शेषवावस्था को। तो खिलौनों की आयु पूछा है इसमें। दोस्तों खिलौने की आयु है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो इसमें राइट हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन फर्स्ट, खिलौनों की आयु। फिर है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है कौन सी? ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4, खेलने की अवस्था। क्योंकि खेलने की अवस्था वो उत्तर बाल्यावस्था को मानी जाती है, जबकि खिलौनों की आयु मानी जाती है पूर्व बाल्यावस्था को। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दल या समूह में रहने की अवस्था है, प्रश्न करने की अवस्था है, अनुकरण करने की अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता, जबकि खेलने की अवस्था वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लग जाते हैं? तो परिवर्तन की बात कर रही है, तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र सब में बालक का वो अंतर है, वो परिवर्तन है, वो समझने लग जाता है इसमें। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता बोल रहा है इसमें। फिर अब विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला और परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और हर गाइड में इसका उत्तर है वो अलग अलग दिया जा रहा है। किसी में तीसरा ऑप्शन है, किसी में चौथा दे रखा है, किसी में पहला दे रखा है। तो दोस्तों इसका एकदम एग्जैक्ट मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, जो बोर्ड ने माना है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी वो इसका बिल्कुल राइट है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले बात करें तो दोस्तों इसमें सत्य नहीं है ये बात पूछी है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शेषावस्था में अलग होता है, किशोरावस्था में अलग है, बाल्यावस्था में अलग है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। तो दोस्तों यही इसमें कथन है वो गलत दे रखा है, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता, ये बात इसमें गलत दे रखी है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो दोस्तों इसमें उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है विकासात्मक कार्य, ये बात इसमें पूछी है। तो इसमें भी दोस्तों हो जाएगा पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, क्योंकि ये भूमिकाएं किशोरावस्था में आती हैं। पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना उत्तर बाल्यावस्था के लिए विशेषता नहीं है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है।
तो दोस्तों इसमें पूछा कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, तो इसमें हो जाएगा लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अगर आपने मेरे सभी वीडियो देखे हैं तो आपके लिए बहुत ही ये इजी होगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो ये दोस्तों हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन, क्योंकि इसमें भी अनुक्रिया हो रही है, उद्दीपक को देख के फिर इसका संबंध है वो सीधा मतलब शोर सुनकर ही उछलने लग जाता है। बिजली चमकती है, इसकी मतलब आवाज़ आती है, आवाज़ को सुनकर ये उछलने लग जाता है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल राइट है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मेनमेक निकालना बंद करना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। तो दोस्तों सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी ये भी दे रखा है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मित्रों के द्वारा उपहास, ये सकारात्मक दंड है। मित्रों के द्वारा उपहास है, ये सकारात्मक दंड है। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, और यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसमें पूछा है कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन है वो उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन हो जाएगा, अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये रक्षा युक्ति का काम है, ये अभिप्रेरणा का काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अस्थायी अधिगम, अधिगम और अभिप्रेरणा। तो दोस्तों इसमें अस्थायी परिवर्तन लिख देता तो शायद अधिगम हो जाता उत्तर, क्योंकि व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है वो अधिगम होता है। लेकिन इसमें दे रखा है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन पूछा है। तो अस्थायी परिवर्तन होता है अभ्यस्तता, हैबिचुएशन। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना एवं दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन और स्वीकृति संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि नहीं करना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप मतलब अपना सोच लें ताकि आपको पता भी चल जाएगी कि आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। लेकिन आप सबको पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको पॉजिटिव मतलब सोच के साथ उत्तर देना है साइकोलॉजी में। तो इसमें हो जाएगा दबाव। तो दबाव एक नेगेटिव चीज़ होती है, इसलिए पॉजिटिव नहीं होता। तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना है वो अध्यापक को नहीं करना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। फिर आता है ऑप्शन नंबर सेकंड, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। फिर है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है। और इनमें से सभी, तो उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बात हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों ये सभी कथन है वो सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें सत्य हो जाएगा। यदि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो मतलब उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। और व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता है तो इसको सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है। और इनमें से सभी, तो ये उपरोक्त तीनों कथन है वो उपलब्धि अभिप्रेरक से संबंधित हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में और विद्यालय में। तो इसमें 6 से 10 वर्ष की बात की गई है दोस्तों। तो 6 से 10 वर्ष में बालक का वो विद्यालय जाता है तो रुचि लेना, विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं विद्यालय में। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट हो जाएगा। फिर है, कौन सिद्धांत ये व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत,
प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहार सिद्धांत। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। आप सबको पता होगा कि फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसका उत्तर होगा। फ्राइड ने बालक के मन की तुलना वो बर्फ से की थी कि जिस प्रकार बर्फ का अधिकांश भाग है वो पानी में डूबा रहता है, उसी प्रकार बालक का मन का अधिकांश हिस्सा है वो अचेतन मन होता है। तो इस प्रकार की व्याख्या बर्फ के बड़ी चट्टान के समान है, ये व्याख्या की थी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको सिगमंड फ्राइड ने दिया था और ये वियना के रहने वाले थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण और उदात्तीकरण। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इसमें पूछ रहा है कि बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, मतलब गुस्सा आता है और वे खेलने के लिए चले जाते हैं। तो ये कौन सी रक्षा युक्ति होगी? प्रक्षेपण होगी, या विस्थापन होगी, या उदात्तीकरण, या प्रतिक्रिया निर्माण? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन है। मतलब गुस्सा आता है तो वो खेलने चले जाते हैं, मतलब विस्थापित करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। फिर अगला क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, उद्देश्यों को, प्रेरकों को और आवश्यकताओं को। तो दोस्तों समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो समायोजन से क्या संतुष्ट करते हैं? प्रेरक को, या आवश्यकता को, या दूसरों को, या उद्देश्यों को? तो दोस्तों आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, समस्या में आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है समायोजन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट हो जाएगा, आवश्यकताओं को। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इस पेपर में भी आपको मतलब अच्छा लग रहा होगा वीडियो देखकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, बगुड़ापन, संवलीनता और कमजोरों को डराने वाला। तो दोस्तों भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसमें आ जाएगा मतलब बाल अपराध, बगुड़ापन, या कमजोरों को डराने वाला, या संवलीनता। तो दोस्तों आ जाएगा संवलीनता, ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या मुख्य धारा में डालकर। तो दोस्तों निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, इसमें आ जाएगा समावेशित शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, समावेशित शिक्षा के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई और अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इसमें मानसिक मंदता की कौन सी विशेषता नहीं है, ये बात इसमें पूछी है। तो दोस्तों हो जाएगा अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। मानसिक मंदता की विशेषता नहीं होती है, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता और अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो दोस्तों अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण है वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिसकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे से आते हैं। तो कमजोर वर्ग के बालक की इसमें बात की गई है। तो कमजोर वर्ग के बालक में दोस्तों इजी क्वेश्चन है ये भी, अगर आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, तो ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे से आते हैं वो कमजोर वर्ग के बालक होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 45 और 50। तो दोस्तों मतलब 200 से ज़्यादा बच्चे हैं 1 से 5वीं तक विद्यालय में, तो विद्यार्थी और अध्यापक कितना अनुपात होगा, मतलब कितने विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होगा, ये बात इसमें पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब 40 अध्यापक इसमें होने, मतलब 40 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए, 40 बच्चों पर एक अध्यापक, 40। फिर आता है अगला क्वेश्चन 23-24 का।
क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। और स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ये बात इसमें गलत है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुवेशन है या अनुदेशन है, दोस्तों ये मतलब मिसप्रिंट है, शिक्षण अनुदेशन है, और शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन है वो शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, ये बात इसमें पूछी है। तो शिक्षण टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन शिक्षण अनुवेशन है, ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें गलत हो जाएगा, सत्य नहीं है। जबकि ऊपर वाले तीनों कथन वो सत्य हैं कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है, और शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, और बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो 2005 के अंतर्गत गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत मतलब सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया है? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा बालकों के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा प्रणाली सुधार को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, और इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 10 की परीक्षा वो ऐच्छिक करने की इसमें बात की गई है। कक्षा 10 की परीक्षा है वो ऐच्छिक, आगे वाली बात इसमें नहीं की गई है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो दोस्तों दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए किस चीज़ को आवश्यक माना गया है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का प्रतिपोषण प्रदान करना या पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो दोस्तों इसमें मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की गई है का पुष्टि पोषण प्रदान करता है मूल्यांकन। जबकि ये अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का, ये सब नैदानिक और उपचारात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं दोस्तों, और मूल्यांकन का उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी। फिर आज का साइकोलॉजी का हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और प्रदर्शन, और इनमें से सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, यही दोस्तों सबके लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 2011 के आर्ट 8 के लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखकर, और आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।